नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र हॉबी है। 28-30 वर्ष की जर्नी है ये हमारी लोक संस्कृति क्षेत्र में। चलता आगे बढ़ता रहा हमारे काफिला चलता रहा, किसी कारवां बढ़ता रहा, सब कुछ कोई हमारी एक शेर भी है, तो सर हमारा सब कुछ चलता रहा। होडा का संबंध महाभारत काल से रहा है। तो देवटी देवते चारों देवटी के देवता वहां पहुंचे और उन्होंने उस पहाड़ को विराम दिया, छोटा को विराम दिया। ऐसी भी मान्यता है कुछ लोगों में, पानी के दिए जलते हैं हमारे कुदरण मंदिर में भी, शादी ब्याह होता है और हमारा मुजरा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, काफी लोग ये कहते हैं कि ये तो हाँ, अच्छा, फिर तो पूछो आप क्या चाहते हैं। आज की बातचीत आपकी सोच की नींव को हिला सकती है। आज बातचीत करते हैं ऐसे मेहमान से जिन्होंने सिरमौरी संस्कृति को भारत ही नहीं विश्व विरासत में नाम अंकित किया है। इन्हीं उपलब्धि के कारण इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है और सिरमौरी संस्कृति का हिमाचल प्रदेश में अपना मान बढ़ाया है। इनकी परंपरागत नृत्य शैली और समर्पण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। डॉक्टर की उपाधि से विभूषित आइए मिलते हैं डॉक्टर जोगिंदर हाबी जी। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र हॉबी है। मैं सर्वप्रथम पहाड़ी गलबात चैनल का धन्यवादी हूँ कि आप चैनल के माध्यम से आज जनमानस से रूबरू होने का सुअवसर प्राप्त। राजगढ़ तहसील में उप तहसील अजोता की जालक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता श्री मान सिंह और माता श्रीमती अतुल देवी जी, और हम अजोता की तलहटी में बसे हैं सर। आपकी यात्रा कैसी रही? देखो सर, शुरुआती तौर पे पढ़ाई के बाद मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया हूँ। बी ऑनर्स किया है मैंने और प्रभाकर बात, मेरे फादर काफी वृद्ध थे और वो कलाकार रहे हैं। इस विषय पर बाद में आऊंगा। उन्होंने कहा बेटा अब मैं पढ़ाई तो नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र लगभग 75 के आसपास थी, मेरे ख्याल से, या 70 साल के आसपास थी। तो उन्होंने कहा आपको छोटे सब बच्चे छोटे हैं मेरे, आपको सबका पालन पोषण नहीं करना है, और अगर पढ़ाई करनी है आप प्राइवेट रूप से करें। तो इसलिए पढ़ाई अधिक नहीं हो पाई है। जीवन यात्रा में ऐसा रहा है सर कि जो हमारा कार्य है, मैं अब कार्य समझता हूँ या अपना फर्ज समझता हूँ, ये लोक संस्कृति और लोक कलाएं। शुरुआती तौर पर मैं बात करूँ, प्रेरणा मुझे मेरे पिता श्री मान सिंह जी से ही मिली, क्योंकि बचपन से जब भी हम घर में, बचपन से साथ पलेपन पे घर में ही है, तो उस समय पिताजी जब भी कभी गुनगुनाते थे तो अपने पहाड़ी गीतों में उसमें आलाप देना, फिर बात करनी, हम शिमला गए, हम वहाँ प्रोग्राम में गए, ये हुआ वो हुआ सो हुआ। जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आया करते थे, पिताजी काफी लंबी उनका जो कार्यकाल था वो सारी घटनाएं सुनाया करते थे। इसलिए फिर वो रुझान धीमे धीमे हम मेरा संस्कृति की ओर बढ़ता गया और नाच गाने की बढ़ती गई। आपको नृत्य करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? खैर बुजुर्गों में एक बात होती है कि वो समझते बहुत है। मैं सर थोड़ा सा नृत्य की जर्नी बारे कुछ कहना चाहूंगा जी। शुरुआती तौर पे तो हम गांव में करेला पार्टी में थे, उसके बाद साक्षरता अभियान आया, तो उस अभियान में भी एक कला जत्था था सरकार की ओर से, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था, मेरे ख्याल में 91-92 की बात है, मेरे ख्याल से 93 के आसपास की बात है ये। उस समय ऐसी मोटी चीज जो मेरी जारी है,
उनके दल में मुझे काम करने का अवसर मिला। फिर ओम प्रकाश राय जी जिस समय राजगढ़ में, और उस समय मुझे चंद्रमोहन ठाकुर जी, भाई रविंदर जी, परशुराम गांधी जी, विजयन सरेख जी जो मेरे गुरु हैं, तो इन सब के साथ काम करने का मौका भी मिला। और उस समय में कुछ भी नहीं कर पाता था, केवल मैं दर्शक के रूप में आप कहें तो मैं उस ग्रुप में गया और कभी कभार नाटी का ठुमका लगा दिया। तो मुझे इतने कलाकारों के बीच कुछ एक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, और जो एक डर था मन दिल के अंदर भय था, जो एक बाहर जाने से वो भय सर खत्म हो गया जी सर। और चुनौतियों की बात कहें तो क्या, मैं तो ये कहूंगा कि लगभग 28-30 वर्ष की जर्नी है ये हमारी लोक संस्कृति क्षेत्र में। चुनौतियां पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी और अधिक बढ़ रही हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि शुरुआती तौर पर तो खैर गांवों के क्षेत्र में हमने काम किया जी, थोड़ा सा लंबा हो क्षमा चाहूंगा। उसके बाद साक्षात अभियान के बाद ज्ञान विज्ञान जत्था में मेरे जहन में एक नाम और आया है, डॉक्टर वाडी शर्मा का। आज भी वो खैर अब कल्चर पे काम नहीं करते हैं। उस समय ज्ञान विज्ञान समिति में उनके माध्यम से हमको स्टेट के बाहर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और हम लोग वार्धा गए, सेवाग्राम वार्धा। उसके पश्चात वापिस आने पर मुझे जो है धर्मशाला डॉक्टर साहब ने भिजवाया था यहाँ से रिसोर्स पर्सन के रूप। मैं हैरान हूँ कि लगभग 17 या 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में रिसोर्स पर्सन में नृत्य के तौर पर गया था। धर्मशाला में हुए ज्ञान विज्ञान जत्था या समिति था कोई नाम था उनके कैबिन में। तो ये शुरुआती तौर पर ऐसा रहा है, और धीमे धीमे सफर आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद जसराम ठाकुर जी, हरिराम जी से संपर्क हुआ सरगांव में, लगभग 98 के दशक की बात है, मेरे ख्याल 98 की बात है ये। फिर उनके साथ काम करना शुरू किया, और उस समय दूरदर्शन से कार्यक्रम किए। और इन बिटवीन सरेख साहब से जो कि पद्मश्री है, उन्हें हम साहित्य गुरु मानते हैं, उनसे संपर्क हुआ हमारा, और सरेख साहब के साथ काम शुरू किया हमने। और तब से आज तक बस मैं समझता हूँ कि हम कहते हैं कि कारवां चलता आगे बढ़ता रहा है, हमारे काफिला चलता रहा, किसी कारवां बढ़ता रहा, ऐसी कुछ कोई हमारी एक शेर भी है। तो सर हमारा सब चलता रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी लोक विधाएं कौन कौन सी होती है। तो सर जहाँ तक मेरा क्या है, परिपूर्ण खैर कोई कल्चर में, संस्कृति में, लोक कलाओं में और लोकगीतों में नहीं हो, मेरा मानना है। लेकिन हमने अब तक अपने गुरु पद्मश्री विजयन सरेख जी और बहुत सारे ऐसे महानुभाव जिन्हें हम आदर्श मानते हैं के साथ रहते सीखा है। सिरमौर की संस्कृति बहुत विशाल नाना प्रकार की संस्कृति है। आप जाएंगे टॉन्स के क्षेत्र में, उधर रोनार साइड, सिराई साइड, वहाँ की हारुल है आपकी, वहाँ की लोक गाथाएं हैं, और बूढ़ा बुढ़ियाचू है, एवं वहाँ लिम्बर लगाया था। तो इसी प्रकार आप आओगे यहाँ सेंधार क्षेत्र में, तो यहाँ के ऐसे कई पुराने गीत, बड़ी गीत है यहाँ जी। इसी प्रकार आप आओगे राजगढ़ क्षेत्र में, नौराधार हम मानते हैं। तो इस क्षेत्र में भी अनेकों विधाएं हैं, और जहाँ तक हम ये समझते हैं कि शुरुआती तौर पे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मेरा फिल्म क्षेत्र में रुझान था। गौतम फिल्म इंडस्ट्री के अधीन 93 की बात है शायद ये, मैंने 93 या 94 की बात है, उस समय फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग की, और मुझे ऑफर भी आया किसी जगह से। तो पिताजी ने सीधा इनकार किया कि नहीं, अगर तुझे काम करना है यही काम कर, और तुझे अगर काम करना है लोक संस्कृति के लिए काम कर। और मुझे नहीं लगता कि अच्छी लाइन है, सीधी बात है। उन्होंने कहीं कुछ और भी कहा जो हम कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने मिला के बहुत नाराजगी जाहिर की, और फिर मेरा मन बना कि नहीं, हमें काम करना चाहिए। उस टाइम बचपन था मुझे भी। फिर जो है हम इस लाइन की ओर, इधर अपने लोक संस्कृति की ओर रुझान हुआ मेरा, और हम काफी लोग थे, हम कई बार चलिए बोलते हैं, और भी लोग मेरे साथ जुड़े। फिर हुआ यूँ कि अगर आप लोक संस्कृति की बात करें तो बहुत विशाल है, प्राचीन तो खैर संस्कृति हुई तो प्राचीन हमारी,
लेकिन मैं हल्का हल्का बात कर चाहूंगा आपसे कि अगर नाटी विषय पर ही जाओ तो मैं आपको इस पॉडकास्ट में एक अलग ढंग से चाहूंगा शुरुआत करना अपनी बात की कि जिस प्रकार इस दौरान पद्मश्री वी.एन. सरेख जी और हमारे अन्य जितने भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, जी सहयोगी कलाकार रहे हैं, जानकार रहे हैं, जो उन सभी के साथ हमने काम पाया है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम क्यों ना सिरमौर की संस्कृति को एक मंच पर लाकर, चाहे हमारा कोई छोटा कार्यक्रम है, चाहे बड़े स्तर का कार्यक्रम है, हम उन कार्यक्रमों में इस संस्कृति की झलक को पूरा 10 या 15 मिनट के कार्यक्रम में समेटना है। तो जब हम सभी की बैठकर बात होती है, क्योंकि इसमें लोक कलाकारों का बहुत सहयोग है। हमारे पूर्व में भी काफी सिंगर साथ रहे हैं, वर्तमान में भाई रामलाल जी, भाई धर्मपाल ठाकुर जी और काफी सिंगर साथ हैं, और इसी प्रकार लोक नर्तक भी हैं, लोक वादक भी हैं। हम सब मिलके बैठ के एक सोच विचार करते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये बहुत पहले की बात है, जसवंत ठाकुर जी के टाइम की बात है। तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि हम क्यों ना सभी संस्कृति को साथ कर, इसमें टोडा है, माला है, रियालिटी है, मुंजरा है, परात है, रासा है या दीपक नृत्य है, जो कि हमारे ये नृत्य वो जोकटी रहते हैं हमारे उसमें, देव यात्रा निकलती है रात को, रात जागा करते हैं हमारे, उससे संबंध है। चाहे परात नृत्य है जिसका कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, विष्णु भगवान से संबंध है, और काहन जी जो हमारा कन्हैया गायन है उससे संबंध है, या फिर हमारी लोक विधाओं में आप गीत गायन की मुंजरा की बात करें या फिर रास नृत्य की बात करें और घोड़ा नृत्य की बात करें, क्यों हम इन सभी विधाओं को हर कार्यक्रम में प्रस्तुत करें, ताकि हम अपनी सिरमौर की संस्कृति को एक मंच पे दिखा सकें। तो सिरमौर की बहुत सारी लोक विधाएं हैं, मेरे ख्याल से इसलिए बात पे बात करना अच्छा होगा। जी तो मेरे ख्याल ठोडा से रहना चाहेंगे ज्यादा जहाँ तक मेरा ज्ञान है, बाकी देखो ज्ञान अपना अपना होता है, और मैं फिर कहता हूँ कि मैं कभी भी संस्कृति के क्षेत्र में पूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाऊँ, क्योंकि इतनी मेरी सीख ही नहीं है। अभी उम्र क्या है हमारा, मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष या 35 वर्ष का सफर हुआ है इस क्षेत्र में, वो अभी कोई बड़ा समय नहीं है। फिर वो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर शुरुआत ठोडे की बात करें, ठोडा का संबंध सिरमौर, शिमला और सोलन से है। आप समझते हैं कि जितने हमारे विश्व मेला है जो हमारे वैशाख मास में होते हैं, सोलन, शिमला और सिरमौर, सोलन में कम होते हैं, शिमला सिरमौर में बहुत अधिक विश्व मेले होते हैं, और इन मेलों का मुख्य आकर्षण ठोडा है। और इन जिलों में जब हम बात करते हैं आम जनमानस से, तो 80 और 90% लोग ठोडा का संबंध महाभारत काल से मानते हैं, और हम आदिकाल से मानते हैं। मेरी बात कहें सरेख साहब से कई बार बात होती है, अन्य हमारे विद्वानों से बात होती है, हम इस ठोडा को अनादिकाल मान रहे हैं, क्योंकि तीर कमानों के साथ, भले ही महाभारत में ये आगे आई ही बात है, तीर कमानों के साथ ये महाभारत से संबंध रहा है, लेकिन हम अनादिकाल से मानते हैं, क्योंकि आखेट का अगर भाले के बाद कोई आविष्कार हुआ है, डंडे और पत्थर के बाद कोई आखेट का आविष्कार हुआ है, तो तीर कमान का आविष्कार हुआ है, यहाँ तक हमारा मानना है। और ये ऐसी परंपरा है कि लोग इससे जो है आगे चलकर ये महाभारत काल में आई, और महाभारत काल में युद्ध के लिए तीर कमानों को उपयोग किया गया। अब जो हम ठोडा का संबंध मानते हैं, ठोडा मतलब जिसको बोलते हैं ठो और डा, दो शब्दों से बना है। जैसे ठो से ठोकना मतलब तीर मारना, लगाना, और डा से डान यानी कि उस निशाने के लिए आप जो है तीर कमान के लिए अपने टीम को प्रस्तुत करना। तो ये मानो आपकी ठोडा का, हालांकि और भी लोग काफी निकालते हैं, फिर भी ये ठोडा स्वरूप जो है हम इसको महाभारत काल से फिर मानते हैं। जब 80% लोगों ने इसको माना है, तो अगर आप महाभारत काल से मानते हो, तो ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के बाद ये जो खशकनेत राष्ट्रीय, जो आज भी आप हाटी का जो चला है मामला, खशकनेत राजपूत कहते हैं लड़ते लड़ते आए
और इन कबीलों में ये जो गिरी नदी की राह से है, जैसे कि हमारे गुरु साहब इस बारे में उन्होंने भी बहुत चर्चा विषय रहता है हमारा, और उन्होंने भी इस पे काम किया है कि इस गिरी नदी की राह से जितने मंदिर स्थान है और स्थान है हमारे की ठोडे और ठोडा का संबंध ठोड से भी है। तो ठोड माता को हम अपने कुइष्ट मानते हैं और ठोड माता के प्रताप से ही ये उसकी शक्ति मानते हैं, ठोडा खेलते हैं। नदी के गिरी नदी से वार गिरी पार क्षेत्र रास आ रहा है, या फिर कुछ लोग अपने उत्तराखंड निकल गए उधर भी ठोडा खेलते हैं, कुछ लोग गिरी नदी की राह से आए और इन दोनों क्षेत्रों में अपन उन्हें किले स्थापित कर दिए, युद्ध के लिए मोर्चेबंदी स्थापित कर दी। और यहाँ जो हमारी यहाँ के जो बाशिंदे थे कोल किरात गंधर्व, उन पे भी अपना आधिपत्य जमाया, उन पर अपना रोब जमाया और उन पर भी इतना अधिकार जमाकर वो गाहे बगाहे समय समय पे लड़ते रहते थे। और धीमे धीमे वो लड़ाई का स्वरूप जब काफी समय हुआ, बल्कि रिसर्च में तो ये भी निकलता है कि जब ये हमारा जो जोता क्षेत्र का जो हमारा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो ये ऊपर मतलोड़ी है, ऊपर में झांखो सती हुई है, पर भी बात करेंगे। लेकिन हल्की सी बात ये कहना चाहूंगा कि जब 18 सिर अपने डिब्बर वालों के कट गए थे और 16 सिर ऊपर वालों के, तो 17वां सिर अजबा का कटा है, तो 18वां सिर जो है झांखों ने अपना प्रस्तुत करके ये पवाड़ा, ये बहुत लंबे समय से आ रहा युद्ध को विराम देकर अपनी जो है उन्होंने अपना कुर्बानी देकर इसको समेटा, इसको बंद किया। और ऐसा भी मान्यता है कि जो कोटला में ठाकुर लोग हैं, उस समय के ठाकुर लोग थे, उनके समक्ष खारोक ने तो जो खेड़े आए चार खेड़े और 18 खशकरे राजपूत और 14 देवते, चारों देवटी के देवता वहां पहुंचे और उन्होंने उस पवाड़े को विराम दिया, ठोडा को विराम दिया। ऐसी भी मान्यता है कुछ लोगों में, ठोडा की शरीर के पहने तीर को वहां काटकर उसको प्लेन किया गया और ठोडा का आविष्कार उस दिन से हुआ। उस दिन के बाद ठोडा एक खेल के रूप में खेला गया। ये तो रही आपकी ग्राउंड की बात। जहां तक हमने पाया है, हो सकता है इसमें कई और मतलब लोग हैं, तो उस ये खश्क ने दो ही दलों की भी आता है। और जो आज हमारी जोड़ी बन गई, जिस प्रकार महाभारत काल में जो नियम था, वही जोड़ी जो है आगे तक रहेगी जब तक कि हम ठोडा खेलेंगे या किसी की हार न जीतना हो जाए। ये भी नियम रहा है। तो दूसरी बात है कि एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ता खेलता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये खेल, ये विधा, ये नृत्य अन्य खेलों से अलग है डिफरेंट ही है, क्योंकि अन्य खेलों में रेफरी होते हैं, इसमें रेफरी कोई नहीं। जब मैं हार गया फिर बढ़ गई, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये होता है। अब इस विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में इसको समेटना चाहिए। अब से काफी दलों ने पहले भी इस पे काम किया है, लेकिन जिस सभ्यता से हमने काम किया, जो सोच से पहले ने काम किया है, मैं उस विषय में पहले आना चाहूंगा। हम लोगों ने ये सोचा कि ठोडा मात्र एक ग्राउंड तक ये खेल बना है, क्योंकि ठोडा एक नृत्य भी है, ये एक लोक नाट्य भी है, क्योंकि इसमें हाका होता है, सोए होते हैं, एक दूसरे को कह लगाते हैं, और ये एक खेल भी है। ये त्रिविधि की एक ऐसी हमारी विधा है जो त्रिविधा है, बहुत कम अन्य क्षेत्रों में है ये, इसलिए ये एक बहुत बड़ी हमारी परंपरा। हम लोगों ने बैठ के विचार किया, हमने कई बार कार्य रखे कई लोग, उसमें दो लोग आएंगे, एक तीर मारेगा, एक अपना टांग भी करेगा और अपना छोटा हो गया, एक एंट्री दे दी। तो ये प्रयास किया है, हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा क्यों ना हम ठोडे को कम से 3 या 4 पेड़, यानी कि 6 या 8 लोग अगर मंच पे आते हैं, ठोडे का वो दिखाई देगा। जो एक ग्राउंड तो लगवाते वहां तो 12 खिलाड़ी खेलते हैं, लोग खेलते हैं अभी, लेकिन अगर हम 8 या 10 लोग खेल पाते हैं स्टेज पे, तो शायद ठोडे का एक असली स्वरूप सामने आएगा। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत अपने नृत्य की ठोडा से की, जिसमें कि कम से कम 3 पेयर और फिर 4 पेयर, यानी कि 3 जोड़े या 4 जोड़े मंच पे आते हैं। और शुरुआती तौर पे वही धमाका जो कि जुबड़ी का तौर तरीका है, वही असली डांगुल, वही असली बूट जो ठोडे में उपयोग आते हैं, वही सुथन, वही कमीज, वही टोपी। मतलब देखने वाले दर्शक को ये लगे पहली विधा ठोडा हमने जो है इसके
इसकी शुरुआती तौर पे हम करते हैं अपने मंच से। और क्योंकि ये एक बात और है कि ये धीमे गति का नृत्य है, ये इसमें अपना जो थोड़ा ताल है वो धीमी गति का ताल है, और शुरुआत ही हम धीमी गति से अपने नृत्य की करते हैं। तो थोड़ा के बारे में संक्षिप्त से ज्योतिष कहा, अगर मैंने गलत कह दिया वो क्षमा करें। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सिरमौरी संस्कृति का प्रदर्शन विश्व में भी किया है? यूरोप के बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, तुर्की आदि के देशों में तो वहाँ हमने ठोडे को अलग ढंग से प्रस्तुत किया, तो ठोडे की आइटम ही अलग कर दी। उसमें हमारे 4 पेयर थे, लेकिन कुल हम 8 कलाकार सारे थे जी। तो हम 4 हमारे जोड़े मंच पे जाएंगे और ठोडा खेलेंगे, फिर कहीं जहाँ हमें असुविधा हो वहाँ पे हमारे 2 जोड़े भी मंच पे जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ठोडा शायद इस दल ने विदेशों में पहली बार प्रस्तुत किया, और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें अपनी परंपरा में ठोडा विदेशों में पहली बार प्रस्तुत करने की सोच। जो ये नाटी आराम आराम से होती है, डांस होता है, इसके बारे में हमें बताइए। ढीली नाटी 16 मात्रा का एक मिश्रण है। 16 मात्राओं पे नाटी होती है, और ये धीमी गति से ये नृत्य होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ तक हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु पद्मश्री वी एन सरीख जी, मैं तो स्पष्ट कहूंगा जहाँ तक उन्होंने हमें बताया है, लेकिन ढीली नाटी हमारी आदिकाल की परंपरा है, जिससे लोक नर्तकियां जब वैशाख के महीने में हम चैत्र गायन करते थे, और गांव-गांव में हमारे हमारी एक कलाकार बिरादरी है जो वो गांव-गांव में आती थी, तो आदिकाल से चला है। ढीली नाटी को मैं भी मानता हूँ कि इसमें काफी हद तक शास्त्रीय ये जो पर्व है, तर्ज है आपका, उसका भी समावेश में मानता हूँ। बाकी फिर भौतिक ज्ञान मुझे इस बारे में नहीं है सर। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दीप नृत्य क्या है और आपने किस तरह से कार्य किया है मंचों पर? ढीली नाटी के पश्चात ये जो दीपक नृत्य है, इस नृत्य में लोक कलाकार देव आराधना करते हैं। आजकल तो आप अक्सर देखते हैं कि ये लोक गायक हैं, धर्मपाल ठाकुर जी, उनका एक बड़ा वीडियो वायरल भी हुआ था, जो पानी दिवे नारायण पूजा करने भी। तो अभी भी हाल ही में, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले की बात है, कि उसी दौरान में रात्रि को लाइटें जल गई थी और वहाँ 9 बजे थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते होंगे कि ये तर अक्सर गाता है हर एक प्रोग्राम में, जो पानी दिवे नारायण पूजा करने के दौरे, अब ये हम तो कहते हैं कि देवी देवता ने भी कृपा कर दी कि उस बात को सार्थक कर दिया, क्योंकि आदिकाल से लेकर वहाँ दिए जलते हैं, जहाँ तक लोग सुना मैंने। अब रही बात दीपक नृत्य। दीपक नृत्य जो है, जहाँ तो खैर मन से बात करें, वो तो आराध्य इष्ट देव की वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। आराध्य इष्ट देव की आराधना करने का नृत्य शैली द्वारा एक व्यक्ति है, ये मानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके बेस, जब भी मंदिर में शांत कार्य होता है, जब भी कुरल लिखता है, तो शाम के समय रात पे शिकोर, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, वो अंधेरी रात को उजाला किया जाता है। तो उजाले के लिए एक बल्लियां, लकड़ी की पतली बल्लियां निकाल के उसे चुरके बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। चुरके का एक गट्ठा तैयार करके अनेकों गट्ठे 3-3, 4-4, 5-5 के बनाए जाते हैं, और उसमें सामूहिक एक मशाल यात्रा निकलती है। हम अगर हिंदी में बात करें तो उस मशाल यात्रा को क्यों किया जाता है? क्योंकि वो देवादेश, देव की शक्ति को उजागर करने के लिए और देव परंपरा को निभाने के लिए का एक ये उपक्रम था। तो दीपक नृत्य भी इस दल ने ये सोचा कि अब स्टेज पर अगर तुम मशाल यात्रा निकालेंगे, आप कहीं आग गिर जाए, कहीं दिक्कत आ जाएगी। इस दल का ये सोचना रहा है कि क्यों ना हम, जब ये कहते हैं कि पानी के दिए जलते हैं हमारे कदौन मंदिर में, क्यों ना फिर हम जो है पानी के लोटे को सिर पर उल्टा रखकर उस पर 4 भुजाओं वाले दिए रखकर साष्टांग देवता को, उस देव को प्रणाम करते हुए, क्यों ना हम वही गीत गाएं जिस गीत को आदि काल का गीत माना गया है, जिस गीत को हमारे बुजुर्गों ने गाया है, जो गीत यहाँ लगभग 100 सालों से गाया जाता रहा है। तो इसके पीछे सर ये भी एक कारण रहा है हमारा दीपक नृत्य के पीछे। हालांकि कई लोग
इस पे आक्षेप भी उठाते हैं कई बार। वो ये नहीं कहते हैं कि ये तो जी परंपरा ही नहीं हमारी परंपरा। अरे मेरे भले मानुस लोगों, मेरी बात समझो। जो 60 साल से जो काम कर रहे हो ना आप, वो परंपरा बनती है। तभी हम गलत परंपरा नहीं करते हैं। जो 60 साल से हो रहा है उसी को मंच पे दिखाते हैं। मंच पे ये बात है सर। आपसे भी जानना चाहिए, आप परात में व्यक्ति हैं। सब वही बात है, परात नृत्य ये दीपक और परात हम एक साथ करते हैं। और कई लोग कहते हैं दीपक परात तो है नहीं, है तो जी जादूगर का काम है, ये तो एक सरकुचा काम कर दिया है। मैं अपनी बात कहूँ, मेरे पिताश्री कहते थे कि हमारे काशी राम जी थे अपने अपने सौराठ के क्षेत्र से। तो वो कहते हैं जब नृत्य करते थे तो उनके हाथ में 2 थालियां सिर पे गिलास। अब देखो ना, ये बात हो रही है आज के 100 साल पहले की, कि 2 थाली दोनों हाथों में और उनके सिर पे गिलास। और तब वो घूमते हुए वो थालियां नचाते हुए वो नृत्य करते थे। और कई बार थाली यूं घुमानी और वो थाली नहीं गिरती थी, कहते हैं। अब वर्तमान समय में बाउंडल से जो दल कई बार बाहर भी गए हैं, उनके 2-3 गुट बाउंडल में उदयराम प्रेम सिंह जी बाउंडल हुए हैं, वीरेंद्र शर्मा जी हुए हैं, अन्य बहुत सारे कलाकार वर्तमान में भाई हरिचंद जी भी हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। ऐसे और भी कलाकार हैं बहुत उनके। तो उन लोगों ने विदेश यात्रा में उस समय थाली का प्रयोग किया। और मैं भी उसी भाषा में कह रहा हूँ, जब वो राजगढ़ आए, धूमल साहब उस समय पहली बार गवर्नमेंट में वो सीएम साहब बने थे, वो राजगढ़ आए तो उस टाइम हम भी नए नए गए थे। जब थालियां उन्होंने वो पराते नचाई भाई साहब, मैं कहता हूँ मेरा माथा ठंड गया। मैंने बोला कि तो जादूगर हो गए। और मैं वही भाषा बोल रहा हूँ, मैंने भी यही कहा था कि ये जादूगर हैं, ये कल्चर पैसा नहीं है हमारे। क्योंकि वो विरोध करना तो हमारा पहला काम होता है ना, उसको तह में तो हम करवा उसके बाद जाए फिर। लेकिन हुआ क्या सर, कि जब हम तह में गए तो ये उसी थाली के स्वरूप जो हम थाली घुमाते थे, उस हमारे बुजुर्ग लोग थाली को भी घुमाया करते हैं उंगली पे। लेकिन वो परात बड़ा स्वरूप करके उस दल ने परात नृत्य शुरू किया। और धीमे 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 पिछले लगभग ये मैं समझता हूँ कि 60-70 सालों से, क्योंकि वीरेंद्र शर्मा जी अब नहीं रहे हमारे बीच और उदयराम बावली जी नहीं रहे हमारे बीच, वो लगभग 70-80 साल पहले ये नृत्य शुरू किया है। जब 70-80 साल से चला है तो हमने क्या किया सर, वो लोग एक परात में और कभी 2 परात में करते थे। इस दल ने क्या किया कि 4 और 5 पराते 6 परातों का नृत्य शुरू किया। और विदेश में भी हमने ये परात दीपक किया है। तो जब 3 और 4 परातें घूमती हैं तो उसका अपना एक नजारा है और लोकगीत सिरमौरी होता है। तो ये दीपक और परात नृत्य हमारी सिरमौरी संस्कृति में, हमारी लोक कलाओं में 4 चांद लगाते हैं, इसका आकर्षण बढ़ाते हैं। अभी हम दीपक और परात भी नृत्य में समाहित करते हैं। जो ये मुजरा या मुंजरा शब्द का नृत्य है, कैसा नृत्य होता है? हाँ, कई बार मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ जी कि कई बार इस पे भी बहस शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे कि मुजरा शब्द है, ये मोहम्मदन शब्द है, ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं हो सकता है। तो अब बात है कि जिसे हम मुजरा कहते हैं, वास्तव शब्द मुजरा नहीं है। मुजरा तो एक बहुत घटिया शब्द मैं मानता हूँ, लेकिन ये मुंजरा शब्द है। फिर कहना चाहूंगा, मैं ये मत कहना कि मास्टर बन गया। जब माँ में आपने छोटे ऊपर लगाई और ऊपर अंक लगा दिया तो फिर मुजरा हो गया, वो अंक की बिंदी लगा दी। ये मुजरा नहीं, ये मुंजरा है। जिस प्रकार शिलाई क्षेत्र में, रेणुका क्षेत्र में हम घी बोलते हैं, घी गांटी बोलते हैं आप, जिससे हम मुंजरा कहते हैं। और मुंजरा न केवल सिरमौर के राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग में, पलसन में, अनेकों स्थानों पर ये मुंजरा नाटी नचाती है। और ये सामूहिक नृत्य है। और ये अक्सर हम बोलते हैं जब भी शादी ब्याह होता है, हमारा मुजरा। इवन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा आपसे, एक गीत है हमारा, बचपन में गा करते थे, मारे लड़ा मुजरा और रिकानी है, एजदियो को श्रेय रिदवानी है। तो सर ये मुंजरा आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। हमारे नौजवान इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये शब्द मुजरा नहीं है, इसको कहीं मुजरा ना बोले। मुजरा बोल के आप अपनी संस्कृति का अपमान करोगे। ये है मुंजरा, और मुंजरा हमारी आदिम परंपरा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुंजरा को हम गी भी कहते हैं। जी, रासा नृत्य के बारे में थोड़ा हमें बताइए। रासा या रासू बोलते जी हमारे।
कि रासा का अगर आप ये तेज गति का नृत्य है, क्योंकि ये शरद काल में होता है। कि सर जो अगर समय में उस लाइन में उस विषय पे जाकर फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे सारे लोकगीत और लोक नृत्य ये मौसम के अनुसार है। तो ये रासा जिस प्रकार ठोडा आपका ये बसंत काल का है, गर्मी का नृत्य है कि आराम आराम से नृत्य करें हम। और ये मोंगरा हर एक काल का है। और आपकी जो ये ढील नाटी है ये भी लगभग नृत्यकारी में उस समय उसका उपयोग होता होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, चैत्र वैशाख चैत्र मास में। तो मोंगरा के बाद आप कह रहे हैं कि रासा नृत्य, तो रासा नृत्य अगर तेज गति का नृत्य है तो ये शरद का काल का है। और इसको आप स्वांग टिकी ताल में करते हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जो है शिलाई क्षेत्र में रासु बोलते हैं इसको, मैं कह रहा हूँ रासा जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसका संबंध, इस रासा का संबंध कई लोग रासलीला से ही मानते हैं। हालांकि मैं इसमें घटना प्रधान गीतों से समान मानता हूँ। रासा का संबंध काफी लोग रासलीला से भी मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और गोपियों द्वारा जिस प्रकार इकट्ठा होकर रास रची जाती थी, बात ये सब लोग महिला पुरुष एक लय ताल में नृत्य कर रहे हैं सर। तो इसी प्रकार रासा भी जो है, रासा नृत्य भी हम सब लोग एक लय ताल में एक साथ झूमते हैं। उड़क की थाप पे नृत्य होता है और पूरा जो हुजूम झूमता है उसमें, जितने भी झूमता है उसमें जितने भी हमारे लोग थे उस इकट्ठे होते हैं हमारे उस मुद्रे में या रासा में, जितने भी हुजूम इकट्ठा है सब इसमें नाचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रासा का संबंध हम रासलीला से मानते हैं और अपने आदिकालीन गीत से मानते हैं। जी हाँ सर। हमारी संस्कृति का मुख्य नृत्य सिंहटू के बारे में हमें बताइए। देखो सर, सिंहटू से पूर्व में एक बात जो कहना चाहूंगा कि जब हम लोग नाटी किया करते थे तो हमसे अक्सर राज्य के बाहर एक बात और करते थे, हमारे कोई ऑफिसर है हमारे या कोई जानकार मिले जहां भी हमें बुलाते थे, क्योंकि हमें कुदरती कृपा रही सरस्वती माँ की कि हमें वर्ष 1998 के बाद ही पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता था, अनेकों राज्यों में जाने का मौका मिला है हमें। और क्या करते हैं आप भाई, हमने सब कुछ तो कर दिया ना एक बार में, नहीं कुछ और नहीं करते आप। उस समय एक बार हम ये बात है मटलोड़ी गांव की मेरे से, हाँ मटलोड़ी गांव की बात है। वहाँ हमने एक कैंप लगाया था सर। एक साहब उस समय हमारे चीफ गेस्ट थे, मैं साहब ठाकुर जादी, हम लोग मटलोड़ी गांव गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे सिंहटू मतलब हमारे सिंहटू डांस की कूटे करते हैं। मैंने कहा कैसा होता है? बोलो उसमें एक सीन होता है, उसमें एक साथ में और नृत्य होता है, साथ में 2-3 मुखौटे होते हैं उसमें। हमने इच्छा जाहिर की हमें देखना यार, क्योंकि अगर सिंहटू में मुखौटा नृत्य होता है, ये मुखौटा नृत्य तो काफी स्टेट्स का है, स्टेट से बाहर है। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो तो केवल होता है। तो हमने कहा भैया तुमको देखना है, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होता, ये तो देवता के सिंहटू और देवता के सिंहटू तो मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। भैया हम दंड देंगे, हमें सिर्फ देखना है, क्योंकि हमें भी नृत्य तैयार करो। अब वहाँ फिर वो देवता का गुरु था मटलोड़ी में, वो थे कोई बुजुर्ग बेचारे, उन्होंने से फिर हमारी बात उन्होंने कहा जी, तो वो कहते बोले बाबू कुछ नहीं पड़ती है। फिर देवता को बुलाया, फिर देवता जब आए तो अपने खेल आई देवता को, हमने कहा जी मैं इस तरह से फला गाँव से हूँ, ये मैं हापड़ी हूँ, हापड़ी खानदान से हूँ, और ये फला जगह से है, एक साहब हमारे गुरुजी हैं, हमें सिंहटू नृत्य देखना है देवता जी आपका। कहते हैं दिखानी थोड़ी होती है, कहते तो देव आस्था में आता है। मैं कहा जी हमें ये सिंहटू बाहर नहीं ले आने कहीं, हम सिंहटू बनाएंगे, हम इसको देखना चाह रहे क्या नृत्य बन सकता नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा दंड लगेगा हमारा। उस समय के हिसाब से मेरे ख्याल 6 रुपया 12 रुपये दंड दिया। वो तो देवता के दंड तो नाम करते हो, तो शायद वो याचक चाहिए, पहले याचक लेवल का इंसान चाहिए। हमने क्षमा याचना करते दंड दिया और वो सिंहटू नचाएंगे। मैंने शेख साहब से कहा शेख साहब क्या गुंजाइश है नृत्य बनाए? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम जाएंगे और हम रिसर्च करेंगे। ये बात जनाब वर्ष 2003 या 4 की मेरे ख्याल से। फिर वो नृत्य खत्म हुआ, छोटी मोटी फोटोग्राफी की ताकि हमें याद रहे,
और उसके बाद हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि अगर ये लेउ नाना में सिंटू नृत्य होता है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है हिमाचल में जो मात्र एक गांव या एक मंदिर में होती हो। ये मैं बात उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनको सिंटू के बारे में कतई ज्ञान नहीं, जो सिंटू को झुठलाया करते हैं। मैं उनके जहन में भी ये बात डालना चाहता हूँ कि इस बात को कृपया ध्यान से सुने और लेउ मतलोड़ी जरूर जाए। अब क्या हुआ सर के सर एक साहब और मैं और जसराम ठाकुर जी कुछ मंदिरों में गए, फिर कुछ मंदिरों में मैं और सर एक साहब भी गए। उस समय मेरे पास साधन भी कम थे, बाइक चलाते हुए निकले हम वहां से घर से। उसमें हम लोगों ने अनेकों मंदिर, जिसमें कि हमारे एक क्षेत्रीय मंदिर और जिला शिमला के गुठान सड़ी गजे मानवल भी है मंदिर जी। आपके दिन भले हो, ग्रहण की देव की ग्रहणेश्वरी मंदिर होता है जी। इस तरह से अनेकों स्थानों पे गए और वहां मंदिरों के चिन्ह देखे तो हमने ये पाया जनाब कि प्रत्येक मंदिर के सगा में सगा जो सीढ़ी का सगा ऊपर स्थान होता है सीढ़ी में, जिसे सगा कहते हैं आप, उसमें मुखौटे हैं, शेर के मुखौटे हैं। और प्रत्येक मंदिर के जो आपकी छत की जो कॉर्नर आता है उसको अपने शेर मुखा वो कॉर्नर। अनेकों स्थानों पर पगिया के नीचे जो आपकी स्पोर्ट पड़ती है जिस पर पुगिया बनता है आपका, उसके उसके साथ ही वो भी अपना सेमुख है। फिर हमें शड़ी मंदिर में जाकर सर, जो शड़ी मंदिर है आपका, शड़ी के अंदर हमें हिरण का मुखौटा, हाँ गुठान मंदिर में हमें पक्षी के मुखौटे मिले, मानुष के मुखौटे मिले। कहीं हमें लगा कि ये मुखौटा भालू का मुखौटा है। इस प्रकार अनेकों मंदिरों में, यानी कि दर्जनों मंदिरों का दौरा करने के बाद, अनेकों लोगों से पूछताछ करने के बाद, बुजुर्गों से, खैर आम आदमी तो इस बारे में अनभिज्ञ है, क्योंकि मेरे घर से ही और मतलोड़ी गांव जो है, मैं समझता हूँ कि वो अगर हवाई रास्ता हो तो मात्र 1 किलोमीटर है हवाई दूरी, लेकिन हम सड़क से जाए तो लगभग बहुत नहीं है तो 10-15 किलोमीटर दूरी होगी। 10-15 किलोमीटर एक पंचायत छोड़ के मतलोड़ी गांव पड़ता है और मुझे ही मालूम है कि ये परंपरा हमारे गांव में। तो जो ये भोले भाले लोग हैं जिनको बेचारे को पता ही कुछ नहीं है संस्कृति के बारे में, तो कहेंगे परंपरा नहीं हमारी। तो जनाब हमने इन मंदिरों का दौरा करने के पश्चात ये पाया कि उस नृत्य में बहुत सारे मुखौटों का उपयोग किया जाना उचित है, क्योंकि वो समय के साथ वो मुखौटे गौर हो गए। फिर रूप में, गानिया में और ये बागेश्वरी में, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ नाम में, ऐसे जगहें मिली जहाँ सिंटू के मुखौटे लोगों ने आप अपने उसमें छांगड़ में रखे हुए हैं, यानी कि मकान के टॉप फ्लोर में रखे हैं, और उसमें या तो घुन लग गया है या वो लकड़ी जो है वो खराब हो गई है, कीड़े से खराब हो गई है, क्योंकि ये परंपरा पहले अनेकों गांवों में थी। धीमे धीमे ये परंपरा खत्म हुई। अब मतलोड़ी की बात मैं कहना चाहता हूँ, लेउ नाना की बात। मतलोड़ी में मुखौटे मिलेंगे और लेउ और ऊपर में पर ये उनका देवी माँ का स्थान है ये, और लेउ स्थान है वहाँ ऊपर में दीपावली के दिन, और मतलोड़ी में सॉरी अपने लेउ गांव में जो है एकादश के दिन। वर्ष में 2 बार आज भी देव परंपरा के नाम का सिंटू नृत्य होता है, और वहाँ ये अपने जो मतलोड़ी गांव के लोग हैं वो जाकर वहाँ नृत्य करते हैं। वहाँ की महिलाएं जो उस देवता के नीचे जो लोग काम करते हैं, वहाँ की महिलाएं उनके मुंह में गेहूं अखरोट, अब समय चेंज हो गया है, कुछ चंद पैसे डाल के उनको उनके मुंह में वो अपना वो अखरोट और मूड़ा आदि डालती है और आशीर्वाद लेती है उन मुखौटों से। और ये मुखौटे देवता की पालकी, जो हमारे देवता जी है रुद्र देवता है मतलोड़ी में, रुद्र देवता की पालकी के साथ निकलते हैं, इसलिए हमारी देव परंपरा है। और वो कुछ लोगों ने नकार। फिर क्या हुआ कि
वो मास्क डांस जो है जो विस्तृत करना था हमने, उसमें बहुत सारे मुखौटे जोड़े हम लोगों ने, और उसमें शेर, भालू, हिरण, पक्षी, इवन वन मानुष, गुरिल्ला आदि के मुखौटे तैयार करने के बाद फिर वो नृत्य हमने समाज में लाया। सरेख साहब ने उस पे गीत लिखे, उसके तर्जे बनाए। हम सब लोगों ने सरेख साहब और अन्य कलाकारों के साथ मिलके हम लोगों ने नृत्य के स्टेप्स तैयार किए, हमें कैसे प्रेजेंट करना है। फिर उसके पश्चात हमने उसके ट्रायल शो किए चंबा में। मेरे ख्याल से वर्ष 2005-6 की बात है, ये 5 की बात है मेरे ख्याल से, क्या 6 की बात है। चंबा में सहस्त्राब्दी समारोह हुआ था, वहां उसका ट्रायल शो किया। उसमें कुछ चेंज नहीं, लगभग 2.5-3-4 वर्ष के पश्चात ट्रायल के बाद सेंटो नृत्य को समाज में लाया गया, और सेंटो नृत्य आज जन जन में फैला है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं लू, गुफर और मजदूरी के उन लोगों का धन्यवादी हूँ, देवता जी का धन्यवादी हूँ, जिनकी देव परंपराओं के कारण और उस गांव के लोगों की देव आस्था के कारण हमें नृत्य देखने का मौका मिला, इस पर रिसर्च करने का मौका मिला, और इसे वर्तमान स्वरूप में ढालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, काफी लोग ये कहते हैं कि ये तो अच्छा, फिर तो पूछो आप क्या चाहते हैं।